जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सैनिकों को झटका दे दिया है। हाँ जी दोस्तों, किस बात पे दिया है कि अब आपके पे फिक्सेशन के नियमों में बदलाव नहीं होगा। साथ ही डीए डीआर बढ़ोतरी को लेकर के सभी हो रहे लामबंद और हड़ताल की हो रही है तैयारी। और एक ऐसा फौजी जो सेना में सिपाही गया था, 138 डिग्री उन्होंने की है और उनके पास लगभग 11 विश्व रिकॉर्ड है। आखिर इतनी मेहनत 138 डिग्रियां कैसे लें। और दोस्तों, कल संसद में गूंजा महिला आरक्षण बिल और नेता अपनी सीटें बढ़ाने के लिए हो रहे लामबंद। तो खबर करते हैं विस्तार से। सबसे पहले सेना के पूर्व सैनिकों को सुप्रीम कोर्ट से झटका। पे फिक्सेशन के नियमों में बदलाव की याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड सैनिकों को उस याचिका पर सुनवाई से मना कर दिया है जिसमें उन्हें दोबारा सर्विस पर पे प्रोटेक्शन और पे फिक्सेशन मिलता था। यानी जैसा कि हम सर्विस में रहने के बाद जब रिटायर्ड होते हैं और हमें कहीं सिविल में सर्विस करते हैं तो हमारी लेंथ ऑफ सर्विस और पे का जो निर्धारण है वहीं से शुरू किया जाता है, लेकिन इसके ऊपर झटका दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमल बागची, जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा, अधिकारियों को इस मामले में जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। बेंच ने स्पष्ट किया याचिकाकर्ता फैसले से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा ये मामला उनके डिपार्टमेंट का, इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी मुख्य याचिकाकर्ता बैद्यनाथ चौधरी और उनके वकीलों ने यह याचिका दायर की थी कि रूल्स 2016 के नियम 8 में डीओपीटी के ज्ञापन को चुनौती दी। जो पूर्व सैनिक पहले सेना में अफसर रैंक से नीचे के पदों पर तैनात थे, रिटायरमेंट के बाद इनकम टैक्स में उन्हें नौकरी मिली फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, और उसको उनका पे प्रोटेक्शन वो वहीं से मांग रहे थे, उन्हें इस बात से नजरअंदाज कर दिया गया। कहा है कि ये मामला फिलहाल उनके डिपार्टमेंट का है। पूर्व सैनिकों ने इसे भेदभावपूर्ण बताया। याचिका में तर्क दिया गया कि पब्लिक सेक्टर के बैंक अक्सर दोबारा नौकरी पाने वाले दिग्गजों को पे प्रोटेक्शन यानी वेतन सुरक्षा देते हैं, लेकिन सरकारी विभाग ऐसा नहीं हो रहा है। 15 से 20 साल के अनुभव वाले अनुभवी सैनिकों को नए उम्मीदवार के बराबर माना जाता है। ये उनके अधिकारों का उल्लंघन है। फिलहाल कोर्ट ने इस मामले में सीधे हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। यानी सीधा मतलब है, यानी कोर्ट ये कह रहा है कि हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि दूसरे डिपार्टमेंट इसको एक्सेप्ट करते हैं। हम सैनिक हैं, 15 से 20 साल नौकरी करते हैं, हमारी एक सैलरी होती है और हमारे को पे प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। पिछले 15 वर्षों में ऐसा नहीं हुआ कि जनवरी से बढ़ने वाला डीए 15 अप्रैल हो जाने तक घोषित न किया हो। पिछले 15 वर्षों में ऐसा नहीं हुआ। आज कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एवं वर्कर इस मुद्दे पर भारत सरकार के तत्काल फैसला लेने की अपील करते हुए देश भर में उनका कल धरना प्रदर्शन रहा। संभव है कि आने वाले कल में दूसरे संगठन ऐसा करेंगे। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी से डीए की तत्काल घोषणा के लिए पुनः अपील करते हैं। डॉक्टर मंजीत पटेल एआईएनएफ पीएसएफ यानी बाकी कर्मचारी संगठनों को कहा है कि सरकार से दबाव मांगा जाए। यानी सरकार अपनी सहूलियत के लिए विशेष सत्र ला सकती है। अपने 543 सांसदों को 850 पे ला सकती है। विधानसभा में एमएलए की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों का मामूली सा डीए बढ़ने के लिए इनके पास समय नहीं है। तो दोस्तों, ये थी बात। अब मैं बात करूंगा इनके धुरंधर की। राजस्थान के 55 वर्षीय पूर्व सैनिक के पास 138 डिग्रियां, उन्होंने हाल ही में इग्नो से डिग्री की है हासिल। हाँ जी दोस्तों, आप देख सकते हो कितनी बड़ी खबर है। अब उन्होंने जो अवार्ड लिए, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड, यानी इतनी उनके पास डिग्री हैं। यानी सेवानिवृत्त सैनिक हैं। डॉक्टर दशरथ सिंह शेखावत 138 डिग्रियां हैं, 3 पीएचडी हैं, दुनिया के सबसे अधिक शिक्षित व्यक्तियों में शामिल हैं। डॉक्टर दशरथ सिंह शेखावत राजस्थान के झुंझुनू जिले की नवगढ़ तहसील के रहने वाले हैं। साधारण किसान परिवार से आते हैं। स्टार्टिंग में 10वीं पास करने के बाद सेना ज्वाइन की और सेना के अंदर हर 2 महीने की छुट्टी में वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्लास और कोई न कोई अपनी डिग्री करते रहते। 1988 में भारतीय सेना में भर्ती होने के बाद लगातार 16 वर्षों तक उन्होंने सेवाएं दी। 2004 में सेवानिवृत्त हुए और सेवा में रहते हुए भी उन्होंने बैचलर ऑफ कॉमर्स, एलएलबी, एलएलएम, बीजेएमसी, बीएड जैसी डिग्रियां प्राप्त की। इसके अतिरिक्त इग्नो
जैन विश्व भारती संस्थान सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा हासिल की, जिसमें 3 PhD हैं, 3 स्नातक डिग्रियां हैं, 46 स्नातकोत्तर डिग्रियां हैं, 23 डिप्लोमा हैं, 7 सेना से संबंधित योग्यता हैं, 52 प्रमाण पत्र हैं। कुल मिलाकर उन्हें 138 डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्राप्त हुए हैं। सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने शिक्षा को समाज सेवा के उपयोग में निर्णय लिया, लॉ की पढ़ाई की, पूर्व सैनिकों की मदद की और वर्तमान में भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमांड में लीगल एडवाइजर के रूप में कार्यरत हैं। सेवारत और पूर्व सैनिकों से जुड़े मामले में मार्गदर्शन करते हैं। सैल्यूट करता हूं इनके जज्बे को। इनके आप देख सकते हो कि कितना बड़ा संघर्ष है कि लगातार पढ़ाई रहे और विश्व में अपना रिकॉर्ड बनाए। ऐसे सैनिक को मैं करता हूं सैल्यूट। और दोस्तों, अभी आप जैसा देख सकते हो कि संसद में आज महिला आरक्षण और पर सीमेन जुड़े 3 जो विधेयक है उनके ऊपर चर्चा चल रही है। यानी महिलाओं को जिस तरीके से पंचायत और नगर निगम में आरक्षण है, इसी तरह अब विधानसभा और लोकसभा में उन्हें 33% आरक्षण मिलेगा और लगभग उसके लिए हरी झंडी मिल चुकी है। चुनाव होगा आसाम को और उसके बाद वो इस पवित्र जगह से कहना चाहता हूं, चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, मैं आज एक जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। भूतकाल में जो सरकारें रही और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा और वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी। अगर गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूं। वादा की बात करते हो तो मैं वादा शब्द उपयोग करता हूं। अगर तमिल में कोई अच्छा शब्द हो तो वो भी मैं बोलने के लिए तैयार हूं। क्योंकि जब नियत साफ है तो फिर शब्दों का खेल करने की हमें जरूरत नहीं है। फिर आती है बात पर सीमन की, यानी उन 850 लोकसभा सीटें होंगी, यानी 543 थी, 850 होगी। विधानसभा में सीटें बढ़ेंगी और ये परसीमन की व्यवस्था के ऊपर आज लोकसभा में लगभग कल तक ये चीज फाइनल हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। सदन की कार्यवाही को पूरा देश देख रहा है। कुछ स्टेटमेंट ऐसे किए गए जो जनता में चिंता पैदा कर सकते हैं। अखिलेश जी ने कहा जनगणना क्यों नहीं हो रही है। मैं पूरे सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, जनगणना का काम शुरू हो चुका है, जारी। 2, उन्होंने कहा कि हम जाति जनगणना का मांग करेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार ने जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है और जाति के साथ ही ये जनगणना हो रही है। माननीय सदस्य धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि कॉलम नहीं है। उनको मालूम पड़ना चाहिए कि अभी घरों की गिनती हो रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती है। समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति तय कर ले। मान्यवर, जब व्यक्तियों की जनगणना होगी, नागरिकों की जनगणना होगी, तब उसमें जाति का कॉलम रखा है। ये मेरा विभाग है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये जनगणना जाति जनगणना के साथ ही होने वाली है। तीसरी बात, इन्होंने ये जो आपने समझाया कि नियम 72 की जो खिड़की है वो हमें लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी पर
और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्पिटेंसी पर बोलने की ही इजाजत देती है। वो खिड़की का उपयोग कर धर्मेंद्र यादव जी ने एकदम गैर संवैधानिक बात करी, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की। मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं दे रहा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है।